अस्सलाम वालेकुम। कायनाती डिस्कशन के सवाल जवाब के दूसरे सेशन के अंदर आपको खुश आमदीद। हमने पिछली किस्त के अंदर तकरीबन 8 सवालात के जवाब दिए थे और इस किस्त के अंदर हम लोग तकरीबन जो 10 सवालात बकिया रह गए हैं हम उनके जवाब देंगे। तो देखते हैं कि अगला सवाल हमें किसकी तरफ से मौसूल हुआ है। अगला सवाल हमें असफर अली साहब की तरफ से मौसूल हुआ है। उन्होंने पूछा है कि टाइम मशीन की वजाहत कीजिएगा। टाइम मशीन बेसिकली ख़ुद कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि आज तक हमने कोई भी टाइम मशीन दुनिया के अंदर तख्लीक नहीं की। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि फिर टाइम मशीन हम लफ्ज़ क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने मफरूज़ाती तौर पे फ़िक्शन के अंदर हम लोगों ने एक ऐसी मशीन का तस्वुर किया है जो हमें टाइम ट्रैवल करा सके, और वो जो मशीन होगी वो फ्यूचर में भी हमें पहुँचा सकेगी और माजी के अंदर भी लेके जा सकेगी। लेकिन अगर हम साइंसी तौर पे देखें तो टाइम मशीन अगर बनाई जाए तो उसके लिए ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन को अगर हम देखें, ये मैंने एक पूरी एपिसोड टाइम ट्रैवल के ऊपर मैंने रिकॉर्ड की थी, तकरीबन 25 मिनट की एपिसोड है, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कौन से मुख्तलिफ़ तरीके हैं इन फ्यूचर जिसके ज़रिए हम टाइम ट्रैवल कर सकेंगे, या मौजूदा कौन सी थ्योरीज़ हैं, क्या मफरूज़ात हैं जिनके ज़रिए टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। तो आप वो एपिसोड देखें, उसके अंदर काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ बताई गई है। तो अगर हम लोग कोई ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन के ज़रिए अगर हम कोई मशीन बनाना चाहते हैं जो हमें टाइम ट्रैवल करा सके, तो अगर हम उस मशीन के अंदर जाएंगे तो उसमें ये होगा कि अगर हम उस मशीन में 1 साल बैठते हैं तो मुमकिन है कि बाहर 100 साल गुजर जाएँ, लेकिन उसके लिए हमें जुपिटर प्लैनेट जितना जो मादा है उसको हमें एक कमरे जितने इलाके के अंदर बंद करना पड़ेगा और उसके दरमियान में हमें जाके बैठ जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन वकूफ़ पज़ीर होगा और इतना शदीद ख़म पैदा होगा ज़मान व मकान के अंदर कि टाइम ट्रैवल जो है वाक़ई हो सकेगा। तो ये थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना ज़्यादा मैस एक जगह पे इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। अब इस सारे केस से हमें ये मालूम होता है कि अभी नियर फ्यूचर के अंदर भी हम लोग इस टाइप की शायद कोई मशीन ना बना पाएँ जिसे हम टाइम मशीन कहते हैं। तो लिहाजा टाइम मशीन जो है वो एक प्योर जो है फ़िक्शन है, प्योर मफरूज़ाती शय है। तो इस हवाले से मज़ीद जो तफसीलात है वो आप हमारी उस एपिसोड के अंदर देख लें जो कायनात की खोज की, आई थिंक एपिसोड 7 थी या 8 थी। यहाँ पे मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइम ट्रैवल कैसे हो सकता है। और हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भाई टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या इन फ्यूचर पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन ये कितना मुश्किल काम है ये आपको वो एपिसोड देख के आइडिया हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है मुनीर खैशकी साहब का कि जब कोई स्टार ब्लैक होल में गिरता है तो वो कहाँ जाता है। ब्लैक होल में जाने वाली किसी भी शय के मुतालिक हमें नहीं मालूम कि वो शय कहाँ जाती है। ये ज़रूर है कि वो चीज़ ब्लैक होल के अंदर ही रहती है। अगर ये कहा जाएगा कि वो किसी दूसरी यूनिवर्स में चली जाती है, मेरा ख़्याल है गलत होगा। उसकी वजह क्या है कि जब 2 ब्लैक होल टकराते हैं या कोई मादा ब्लैक होल के अंदर जा रहा होता है तो हमें ब्लैक होल का जो मैस है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी हम उसके आसपास जो चीज़ें होती हैं उनकी कैलकुलेशन करके हम मालूम कर सकते हैं कि पहले ब्लैक होल का मैस ये था, अब इसका मैस ये हो चुका है। तो अगर ब्लैक होल का मैस बढ़ रहा है तो इट्स मीन कि उसका जो उसमें जो जाने वाली चीज़ें हैं वो उसी के अंदर मौजूद हैं और वो उसी ब्लैक होल का हिस्सा बन गई हैं। लिहाजा अब ये कहा जाए कि उसके अंदर गिरने वाली चीज़ कहीं और चली जाती है, तो मेरा ख़्याल है कि ये पॉसिबल नहीं है। अगरचे अभी हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कोई भी थ्योरी हमें ये नहीं बता पाती कि ब्लैक होल में जाने वाली चीज़ कहाँ पे मौजूद है या इवेंट उसका जो सिंगुलैरिटी है वो क्या है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर हमें कुछ ऐसे लॉज मिल जाएंगे जो ये सब कुछ डिफ़ाइन कर पाएंगे। इसके बाद अगला सवाल है अब्दुल्ला गुलजार साहब का। वो कह रहे हैं कि क्या हम कह सकते हैं कि हर काम कायनात में मौजूद है, यानी कि माजी भी यही है, हाल भी यही है, मुस्तकबिल भी यही है। जैसा कि 1000 लाइट ईयर्स में कुछ होता है तो उसका हमें हज़ारों साल बाद पता चलेगा। मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ कहना गलत इस लिहाज से होगा कि मुस्तकबिल तो इस कायनात के अंदर देखें, माजी, हाल, मुस्तकबिल ये टाइम की ही आगे सब डायमेंशंस हैं, तो हैं तो ये सब कायनात का हिस्सा। लेकिन जब हम कहते हैं कि कोई सितारा या कोई कहकशां अरबों नूरी साल दूर है, तो यकीन वो कहकशां या सितारा उस जगह पे मौजूद नहीं होगा, लेकिन वो हमें यहाँ पे
दिखाई दे रहे होते हैं, इसका मतलब हम उसका माजी देख रहे हैं। अब इस सेंस में अगर ये कहा जाए कि वो अभी भी वहीं पे मौजूद है तो ये बात गलत होगी, क्योंकि पूरी कायनात के अंदर हाल जो है वो चल रहा है। तो लिहाजा ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर कोई लाहौर के अंदर हमारे किसी अजीज़ की डेथ होती है खुदा न खास्ता, तो हमारे पास टेलीफोन नहीं है, ठीक है, तो एक बंदा वहाँ से अगर किसी घोड़े पे या किसी गाड़ी के ऊपर बैठ के अगर आता है, तो जब वो हमारे पास पहुँचेगा इन्फॉर्मेशन लेके, तो हमारे लिए उसी लम्हे हमें मालूम हो पाएगा कि यार फ़लाँ बंदे की डेथ हो गई है। इसी तरीके से जो सितारा है या कहकशां है, उससे निकलने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, उससे निकलने वाली जो रोशनी है, वो इतने अरसे के बाद हम तक पहुंच रही है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सितारा अभी उधर मौजूद होगा। हाँ, अगर वो अभी मौजूद होता उधर, तो हम कह सकते थे कि माजी, हाल, मुस्तकबिल, या माजी और हाल जो है वो इस कायनात के अंदर बैक वक्त मौजूद हैं। तो ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन का डिले है कि हमें इन्फॉर्मेशन बहुत देर से मिल रही है। इसके बाद अगला सवाल लतीफ़ अहमद साहब का है। उन्होंने पूछा है कि वायेजर 1 और 2 अभी भी सफ़र कर रहे हैं, कैसे ज़मीन से ये रब्ता रखते हैं और कब तक ज़मीन से रब्ता रखेंगे, कायम रखेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि वायेजर 1 और 2 के मुतालिक अभी जो अपडेट्स आई थी उसमें ये बताया गया है कि अभी भी ये हमारे साथ रब्ते में है। नासा का पूरा एक डीप स्पेस नेटवर्क है जिसके ज़रिए वो ज़मीन से रब्ता रखती हैं और बकाया सेटेलाइट ज़मीन के साथ रब्ता रखती हैं। तो 2025 तक अभी इसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो ऑन हैं। हमें आसपास के मुतालिक पता चल रहा है कि कितनी सोलर रेडिएशंस मौजूद हैं और इंटरस्टेलर जो मीडियम से आने वाली रेडिएशंस हैं उनका क्या लेवल है, ज़मीन से इसका फ़ासला कितना है। ये सारी चीज़ें इस वक्त हमें उसके अंदर लगे हुए साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमें भेजते जा रहे हैं। लेकिन 2025 के बाद उसकी बैटरीज़ चूँकि आस्ता आस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, लिहाजा इसके जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो बंद कर दिए जाएंगे। 2036 तक इसके जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ऑन रहेंगे, जिसके ज़रिए हम इसको बस ट्रैक कर सकेंगे कि ये कितना दूर है। इसके आसपास के माहौल को हम नहीं समझ पाएंगे। तो 2036 जो है वो टाइम लाइन है या वो बॉर्डर लाइन है जिसके बाद हम इनको मज़ीद ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा ये जो है 2036 तक आप कह सकते हैं कि हमारे निशाने पर रहेंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि क्या सैटर्न का चांद टाइटन इन फ्यूचर रहने के काबिल हो सकता है। 14 जनवरी 2015 को ह्यूजेन नाम का एक मिशन ज़ोहल के चांद टाइटन पर लैंड हुआ था। ये वो वाहिद मिशन है, गैर इंसानी मिशन है, जो हमारे चांद के अलावा, हम अपने चांद को लूना कहते हैं, जो लूना के अलावा किसी चांद के ऊपर लैंड हुआ है। तो अगर देखा जाए तो जब ये वहाँ पे लैंड हुआ था, इसने वहाँ पे बाकायदा मीथेन की झील देखी जिसके ऊपर ये लैंड हुआ था। और अगर आप इसकी वीडियो देखें तो उसके अंदर वो जो मीथेन की झील है, इसकी जो लिक्विड हालत में है, उसके ऊपर बाकायदा वाइब्रेशन हुई। उसके बाद इसने सूरज की भी एक तस्वीर हमें दिखाई। ये इससे हमें मालूम होता है कि एक तो उसका एटमॉस्फेयर काफ़ी घना है, वहाँ पे मीथेन के बादल हैं। मीथेन वही चीज़ है जो हमारे यहाँ पे सुई गैस है, ठीक है, सुई गैस को हम मीथेन कहते हैं। और वहाँ पे जो इसके इंस्ट्रूमेंट से हमें मालूम हुआ कि वहाँ पे 147 किलो पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ज़मीन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 किलो पास्कल है, जिसका ये मतलब है अगर हम कभी टाइटन पे गए तो हम वहाँ पे बग़ैर किसी स्पेस सूट के आज़ाद घूम फिर सकेंगे। लेकिन चूँकि मीथेन जो है जहरीली गैस होती है, लिहाजा हमें वहाँ पे एक तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन सिलेंडर हमने हर वक्त रखने होंगे अपने पास। सेकेंडली हमें वहाँ पे सही जो है ना जैकेट्स वगैरह हमें पहननी पड़ेंगी, स्वेटर पहननी पड़ेंगी, ताकि हम वहाँ पर ठंड से बच सकें, क्योंकि वो बहुत बहुत शदीद ठंडा जो है चाँद है, सूरज से बहुत ज़्यादा फासले पे होने की वजह से। अब क्या इन फ्यूचर इंसान वहाँ पे जाके रहेगा? बहुत मुश्किल है वहाँ पे रहना। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे मीथेन के बादल हैं, वहाँ पे मीथेन के समुंदर है और मीथेन इंसानों के लिए कातिल है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम वहाँ से मीथेन और दीगर जो केमिकल्स हैं उनको हम बतौर फ्यूल कलेक्ट करें और हम इन फ्यूचर उसे बतौर फ्यूल स्टेशन के हम लोग इस्तेमाल करें जब हम निज़ाम शमसी से बाहर निकलने के लिए हम जाएंगे। ये ज़रूर है कि ज़ुहल का एक चांद है इंसलादस, मुश्तरी का एक चांद है यूरोपा। ये दोनों हमारे निशाने पे हैं कि अगर इन फ्यूचर इंसान कभी ज़ुहल और मुश्तरी तक हम पहुंच पाए रिहाइश के लिए खातिर, तो ये जो दो चांद है चूँकि यहाँ पे पानी के समुद्र में मिल चुके हैं, तो वहाँ पे जाके इंसान जो है
मतलब अपने डेरे डालेगा और वहाँ पे कोई कॉलोनियाँ बनाने का सोच सकेगा। लेकिन मसला ये है कि जो ज़ुहल और मुश्तरी है, ये तकरीबन इनकी तरफ जो सफ़र है वो 7-8 साल का एक साइड का सफ़र है। अगर इसके मुकाबले में हम मरीख को देखें तो मरीख का अभी तो 9 महीने का है सफ़र, लेकिन इन फ्यूचर 3 महीने तक ये डिक्रीज़ हो जाएगा सफ़र। तो अगर एक जानिब एक सफ़र 3-4 महीने का है मरीख की जानिब, और दूसरी तरफ एक सफ़र हमारा मुश्तरी और ज़ुहल की तरफ है, वहाँ पे एक हम इंसानी कॉलोनी बनाते हैं, और 8 साल का एक सफ़र है, या रिड्यूस हो गया 5 साल आप कह लें हो जाएगा, तो यानी 10 साल हमें आने जाने में वहाँ पे लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि जिसकी वजह से साइंटिस्ट जो है वो फ़िलहाल इनको निगलेक्ट करते हैं, और हमारा जो मेन फोकस है वो मरीख के ऊपर होता है। ये ज़रूर है कि ज़ुहल का जो चांद है एन्सेलाडस और यूरोपा, स्पेशली यूरोपा के ऊपर एक मिशन जाएगा यूरोपा क्लिपर के नाम से, और एक और मिशन वहाँ पे शेड्यूल्ड है जो जाके यूरोपा पे लैंड करेगा। गैर इंसानी मिशन है, रोबोटिक मिशन है, और उसके बाद वो उसकी सतह की खुदाई करेगा और उसके अंदर एक छोटी सी आबदोज़ को उतारेगा, और जो यूरोपा के समुंदर है उसके अंदर तलाश करेगा क्या वहाँ पे ज़िंदगी मौजूद हो सकती है नहीं, क्योंकि ज़ुहल का जो चांद एन्सेलाडस है और जो यूरोपा है मुश्तरी का चांद, इसके ऊपर ज़िंदगी मिलने के चांस हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, क्योंकि ये हमें अंदाज़ा है कि उसकी जो सतह के नीचे वोल्केनिक एक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ से अगर कोई ज़िंदगी जरसूमों की शक्ल में होगी तो वो वहाँ से एनर्जी हासिल कर सकती होगी। इसके बाद अगला सवाल है कि शाहिद साहब का, क्या बिग बैंग से पहले ज़मानो मकान था या उसके बाद ये वजूद में आया? ज़मानो मकान जो है बिग बैंग से पहले नहीं था, ज़मानो मकान बिग बैंग के साथ ही वजूद में आया। इवन हमारी कायनात में मौजूद हर एटम, हर चीज़ बिग बैंग के बाद आई। अब बिग बैंग से पहले क्या था ये हम अभी मालूम नहीं कर पा सकते, क्योंकि हमारे पास वो साइंटिफिक लॉज नहीं है जो वहाँ तक पहुँच पाएँ। हम ये कहते हैं कि जो बिग बैंग वो बॉर्डर लाइन है कि इससे पहले की इन्फॉर्मेशन ज़ाया हो चुकी है कायनात की, और इसके बाद जो कुछ हुआ है हम मालूम कर सकते हैं। इवन बिग बैंग थ्योरी भी आप देखें तो बिग बैंग वाक़े के बाद की इस तमाम बातें वो हमें मालूम है, इन्फ्लेशन थ्योरी या बिग बैंग थ्योरी के अंदर, उससे पहले क्या क्या हुआ हमें मालूम नहीं है। इसके बाद अगला सवाल है फ़ाहद खान साहब का। उन्होंने पूछा है कि क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो बता सके कि फ़लाँ मुल्क टाइप 1 सिविलाइजेशन से कितना दूर है? अच्छा, कार्ल सैगन ने एक फार्मूला जो है एनर्जी कंजप्शन जो रेट है इंसानों का, किसी एक कौम का नहीं, ओवरऑल इंसानों का, तो दुनिया का जो एनर्जी कंजप्शन रेट है उसके मुताबिक कार्ल सैगन ने एक फार्मूला हमें दिया था, जिसमें 1979 के मुताबिक जब हम लोगों ने देखा तो अगर किसी टाइप 1 सिविलाइजेशन पहुंचने तक के लिए अगर हमें मतलब बिलफर्ज 1 नंबर चाहिए न्यूमेरिक वैल्यू, तो उस वक्त इंसान जो है उस स्केल के ऊपर उस फार्मूले के ज़रिए हमें मालूम हुआ था कि इंसान 0.7 तक पहुंचा है। अभी 2019 में जब हम लोगों ने उसको दोबारा फार्मूले के ज़रिए एनर्जी कंजप्शन रेट के ज़रिए जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें मालूम हुआ कि हमारे जो वैल्यू है वो 0.7 से बढ़ के 0.73 तक पहुंच गई है। तो मिचू काकू जैसे जो साइंटिस्ट हैं, फ्यूचरिस्टिक साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अगले 100 साल के अंदर इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन तक पहुंच जाएगा, यानी अचीव कर लेगा टाइप 1 सिविलाइजेशन को। अब यहाँ पे बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे कि टाइप 1 सिविलाइजेशन क्या है, 2 सिविलाइजेशन क्या है, 3-4 सिविलाइजेशन क्या है। उनके लिए ये मैं एक स्क्रीनशॉट दोबारा से लगा रहा हूँ। आप जो हमारा youtube.com/ज़ेबनामा चैनल है इसके ऊपर आप जाइएगा, यहाँ पे हम लोगों ने एक कायनात की खोज की, आई थिंक एपिसोड 4 है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें बड़ी डिटेल से डिस्कस की हैं कि अगर कभी हमें कोई खलाई मखलूक मिली तो किस टाइप की हो सकती हैं। बेसिकली 4 या 5 टाइप की सिविलाइजेशंस थी, और इसके अलावा भी दीगर जो स्केल्स हैं उनको भी इसमें डिस्कस किया गया है। इसके बाद अगला सवाल है राहिल कुरैशी साहब का कि अस्सलाम वालेकुम ज़ेब सर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का टेम्परेचर -223 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों रखा गया है? वालेकुम अस्सलाम। राहिल कुरैशी जो है हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे व्यूवर हैं, ये तकरीबन हर वीडियो के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं। तो राहिल आपका सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीबन 3 साल हो चुके हैं मुझे ज़ेबनामा चैनल करते हुए और वीडियोज़ बनाते हुए, तो आप 3 साल से हमारे साथ हैं, और भी बहुत से दोस्त कमेंट करते रहते हैं जो 3 साल से हमारे साथ हैं। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग वीडियोस को पसंद करते हैं। अच्छा, आपका जो सवाल है कि -223 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों रखा गया है? बेसिकली जो इंफ्रारेड रेज़ हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस जो गर्म चीज़ होती है उसके अंदर से निकल रही होती हैं। तो अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का कोई भी इंस्ट्रूमेंट
-223 डिग्री से ज़्यादा गर्म होगा। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बजाय इसके कि कायनात के अंदर जो अवलीन कहकशाएँ थीं उनसे निकलने वाली इंफ्रारेड रेस को कैच करने की बजाय अपने ही इंस्ट्रूमेंट्स की रेडिएशंस को कैच करना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर हम तारे देखना चाह रहे हैं आसमान के ऊपर, लेकिन हम अपने जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ पे हम अच्छे खासे बल्ब लगा दें तो हमें मतलब बहुत से तारे हमें दिखाई भी नहीं देंगे, हमें बिल्कुल डार्क स्काई चाहिए होती है। इसी वजह से हम शहरों से बाहर जाके ऑब्जर्वेशंस कर रहे होते हैं जब भी हमें देखनी होती है मिल्की वे या हमें कोई बहुत मध्यम तारे देखने होते हैं, तो हम अपनी टेलीस्कोप्स लेके अमूमन शहर से बाहर जाते हैं। उसकी वजह यही है ताकि जो शहर की रोशनियाँ हैं उनकी वजह से हमें बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो सेम यही चीज़ है कि जो आप ये कह लें कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंधा कर देंगे अगर वो हीट अप होंगे, जिस वजह से हमें -223 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर है वो रखना पड़ रहा होता है। इसके बाद अगला सवाल है सरदार खान साहब का, क्या ज़मीन पर ज़ीरो ग्रेविटी पैदा की जा सकती है? ज़मीन पर ज़ीरो ग्रेविटी पैदा करना मुमकिन नहीं है। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ज़ीरो ग्रेविटी पैदा नहीं कर सकते। यही वजह है कि आलमी खलाई स्टेशन जो है वो बड़ा ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे हर वक्त ज़ीरो ग्रेविटी मौजूद रहती है फ्री फॉलिंग की वजह से। एक और तरीका है ज़ीरो ग्रेविटी पैदा करने का, वो ये है कि नासा के पास एक जहाज़ है कि जिसको बिल्कुल सीधा आसमान की तरफ लेके जाया जाता है और उसके बाद अचानक से इसको ज़मीन की तरफ रुख करके इसको गिरा दिया जाता है। तो इस दौरान फ्री फॉलिंग मोशन की वजह से 8 या 10 सेकंड के लिए वहाँ पे ज़ीरो ग्रेविटी होती है। और अमूमन जो हम कुछ वीडियोस कई बार देख रहे होते हैं कि एक पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं यारजान अब्दुल समद और एक और हैं ज़ीशानुर रहमान उस्मानी साहब हैं, आई थिंक, या ज़ीशानुर हसन उस्मानी साहब हैं। इन्होंने ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस किया है। स्टीफन हॉकिंग ने जो किया हुआ है ये बेसिकली जो उसी जहाज़ के अंदर उन्होंने किया था। तो ये 8-10 सेकंड के लिए एक होती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि खुदा न खास्ता कोई बंदा अगर बिल्डिंग से गिरा होगा तो वो भी नीचे ज़मीन तक पहुंचने से कबल फ्री फॉलिंग की वजह से ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो ज़मीन पर ज़ीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करने का यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसके बाद आखिरी सवाल आज का हम लेते हैं और वो है नईम तारिक साहब का कि क्या ग्रेविटेशनल वेव्स के थ्रू भी कायनात में पैगामात भेजे और मौसूल किए जा सकते हैं? इस सवाल के अंदर ये जो चीज़ है कि ग्रेविटेशनल वेव्स के ज़रिए क्या हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फ़िलहाल तो हमें लगता है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं वो कैसे पैदा होती हैं, वो ज़मान व मका के अंदर डिस्टॉर्शन के ज़रिए पैदा होती हैं। यानी आपको ज़मान व मका की जो चादर है उसको हिलाना पड़ता है और वो वेव्स ट्रैवल करती हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव्स हैं वो ब्लैक होल के अंदर से नहीं निकल पाती, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं उसके अंदर से निकल सकती हैं। लिहाजा अगर हम इनके ज़रिए कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो एक तो हमें ब्लैक होल के अंदर के हालात के बारे में मालूमात हमें मिलेंगी। इसके अलावा हमें जो कुछ साइंटिस्ट हैं स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर जो तहकीक करते हैं वो कहते हैं कि ग्रेविटी हमें इतनी कमज़ोर इसीलिए महसूस होती है, कायनात की सबसे कमज़ोर तरीन फोर्स है ग्रेविटी। वो इसी वजह से ये है क्योंकि ये मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर स्प्लिट हो जाती है। तो अगर कभी हमने ग्रेविटेशनल वेव्स के ज़रिए पैगामात भेजने शुरू किए या वसूल करने शुरू किए तो हम दीगर डायमेंशंस के अंदर भी पैगामात भेज सकते हैं और वसूल कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि हमारे आसपास ज़मीन है, सूरज है, चांद है, दीगर सियारे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेविटेशनल वेव्स का शोर इतना ज़्यादा है कि हम उन वेव्स को कैसे अलग कर पाएंगे कि अगर कोई हमें ग्रेविटेशनल वेव्स के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहा होगा। ये ऐसे ही है कि जैसे आप किसी मैदान में खड़े हों, आसपास मेला लगा हो और शोर ही शोर हो रहा हो, इस दौरान अगर कोई आपको सरगोशी करता है तो आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। और इसके अलावा जब कोई दो बड़े ब्लैक होल्स टकराते हैं तो उनकी जो ग्रेविटेशनल वेव्स हम तक जब पहुंचती हैं तो इतनी वो हल्की होती हैं कि उनको इंतहाई हसास आलात के ज़रिए ही डिटेक्ट किया जा सकता है। तो अगर हमें किसी लंबे फासले के ऊपर ग्रेविटेशनल वेव्स भेजनी होंगी तो उसके लिए हमें बेतहाशा एनर्जी चाहिए। इवन अगर हम छोटे फासले के लिए भी ग्रेविटेशनल वेव्स बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें यानी स्पेस टाइम फैब्रिक को झंझोड़ना कोई आसान काम नहीं है। तो और ये स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू ट्रैवल कर रही होती हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग न्यूट्रिनोस के ज़रिए जो है अगर पैगामात भेजते हैं वसूल करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स के ज़रिए फ़िलहाल पैगामात भेजना वसूल करना इंतहाई मुश्किल हमें लग रहा है, क्योंकि इनको बनाना बड़ा मुश्किल है। ये कुदरती तौर पर जो हमें मिली हैं उनको ही हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं
कहीं के साल बाद कोई डिटेक्ट होती है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सारी बात है। हो सकता है कि आने वाले वक्त के अंदर कोई ऐसे हसास आलात बन जाएं, कोई ऐसे ताकतवर आलात बन जाएं कि जो इनको बना सकें और इनको दूसरी जानिब वसूल भी कर सकें। तो लेकिन अभी फ़िलहाल ये मतलब इन नियर फ्यूचर जो है ये हमें पॉसिबल नहीं लग रहा। इसके साथ ही हम आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों को ज़ेब नामा चैनल सब्सक्राइब करवाएं। इंशाल्लाह आपसे जल्द एक नई वीडियो पे मुलाकात करेंगे। तब तक अपना और अपने घरवालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।